नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। कसम संविधान की, आज से आपको कुछ अलग दिखेगा। 24 के चुनाव में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। देश अभी से चुनावी मोड में आ गया है। इसीलिए जी न्यूज ने तय किया है कि चुनाव तक हम 8 बजे की डिबेट में चुनाव पर चर्चा करेंगे। 24 की चुनावी चौसर में किसने कौन सी चाल खेली और किसकी गोटी पिटी, ये भी बताएंगे। आज की वैसे खास शब्द से शुरू करते हैं। वो शब्द है चिरकुट। मैंने डिक्शनरी में देखा तो इसके जो अर्थ मुझे दिखे वो थे सस्ता, तुच्छ, गंदा, घटिया, मक्खी चूस और बेवफा। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। शास्त्रीय नृत्य की तरह हमारी भारतीय शास्त्रीय यानी परंपरागत राजनीति में भी पल पल भाव और मुद्राएं बदलती रहती हैं। अखिलेश यादव को एमपी में कांग्रेस ने 6 सीटें क्या नहीं दी। उन्होंने कांग्रेस के छोटे नेताओं को चिरकुट कह दिया था, धमकी दे दी थी कि अब यूपी में गठबंधन के लिए आना तो बताएंगे। किसी ने कमलनाथ से सवाल किया तो बोले अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश। लेकिन सारा मामला सेट हो गया। अखिलेश ने कहा कि हम इंडिया के साथ हैं और हम मिलकर मोदी को हराएंगे। डील क्या हुई किसी को पता नहीं। एक एपिसोड खत्म तो दूसरा पीएम वाला शुरू हो गया। इंडिया गठबंधन की लाइन है, पीएम बाद में तय होगा। लेकिन आज समाजवादियों ने लखनऊ में दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए कि भावी प्रधानमंत्री के लायक तो अखिलेश यादव हैं ही। उसके बाद इंडिया गठबंधन से बयान आने शुरू हो गए कि जी नहीं, हमारे यहाँ पीएम की कोई रेस नहीं है। तीसरी राजनीति राजस्थान में हुई। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस यानी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ही मिले हुए हैं और बी टीम हमको कहते हैं। तो सबसे पहले सारे बयान सुने, फिर बहस पर आते हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, हमें धोखा न दें। सभी नेता देश के अंदर एक लंगड़ी सरकार लाना चाहते हैं ताकि उस लंगड़ी सरकार के ऊपर ये बैठकर प्रधानमंत्री बन सके। गठबंधन इंडिया अलायंस 2024 का है। सब अपनी अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। अवसरवादी गठबंधन जहां स्वार्थ का टकराव होना ही होना था, हो गया। जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि सदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। ये बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। ऐसे भाषण देते हैं कि ताकि ध्रुवीकरण हो जाए और बीजेपी को वोट मिल जाए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक हीरो की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ एक पार्टी खड़ी होती है और कोशिश करती है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अनुसार बांटा जाए और वोटों का बंटवारा किया जाए। इसी पर बात करेंगे। कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी जी नेता हैं एआईएमआईएम के। ए.के. वाजपेयी जी स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के। इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन के मेंबर हैं। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, देहरादून से जुड़े हुए हैं। जय हो बाबा बद्री केदार की। आप वहां जा रहे हैं अखिलेश जी के साथ? मुझे लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है मुझे भाई भदौरिया जी? देखिए, आपको तो बहुत कुछ लग सकता है। आपको तो ये भी लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है, लेकिन आप बोल नहीं पाते। अंदर से तो आपको भी लगता ही है ना। अरे मैं तो चाहता हूँ अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने, पर आलोक भाई बनने देंगे उनको? तो इसीलिए मैं तो चाहता हूँ भाई। नहीं, मैं भी चाहता हूं मेरे मित्र अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। मेरी तो दिली इच्छा है। और अनुराग भदौरिया एमपी बने, सेंटर मिनिस्टर भी बने।
अरे तो बिल्कुल हमारी भी दिली इच्छा है कि श्री अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। किसकी इच्छा नहीं होगी? हमारे नेता हैं, हमारी इच्छा है कि देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें क्या बुराई हो? मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के इतने स्वच्छ साफ सुथरे नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इतनी अच्छी तरह से चलाया था। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई थी, जो सबसे बड़ा प्रदेश है। हम चाहेंगे ही, समाजवादी के सारे कार्यकर्ता चाहेंगे कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये इंडिया गठबंधन के बारे में इतनी चिंता करती है, कभी अपने बारे में चिंता करती है कि वसुंधरा राजे की क्या पोजीशन है आज राजस्थान में, क्या वहां पे आपस में चल रहा है, जरा इसके बारे में बताएंगे। कभी छत्तीसगढ़ में बताएंगे, मध्य प्रदेश में बताएंगे कि वहां पर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कितने नाराज हैं, वहां एनडीए में क्या चल रहा है, इसके बारे में तो चर्चा कभी होती नहीं है। क्योंकि होगी भी कैसे? कौन करेगा भाई? करने वाले तो हमारे मित्र लोग हैं जो करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब चर्चा आप कर रहे हैं। देखिए मैं तो कह रहा वही चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए ना। नहीं, आप कह रहे हैं, आप भी मेरा साथ दीजिए कि राजस्थान में कितना सर फुटबॉल है बीजेपी के अंदर में, मध्य प्रदेश में कितना सर फुटबॉल है, किस तरह से झोटा नोचा नोची हो रहा है। वहां पे आपने देखा भूपेंद्र यादव जी खड़े हैं, लेकिन वहां पे चल रहा है धक्कम धक्का, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। आप देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ चले जाइए तो वहां भी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है बीजेपी का, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। अगर आप उनके गठबंधन की बात करेंगे तो वहां पासवान जी के चचा कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से, वो तलवार लेके अपना खड़े। उधर भतीजा कह रहा है हम लड़ेंगे यहां से, हमारे को आशीर्वाद मिला है। अब सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी में इतना घमासान चल रहा है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए थोड़ा सा हमारे तरफ आ जाते हैं। लेकिन हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हमारी चूंकि विचारधाराएं अलग अलग हैं, अलग अलग पार्टी हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब एक हैं। महंगाई, आपने बोल लिया ना पेट भर के, अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम सब एक हैं। बढ़ाएंगे देश को भी आगे बढ़ाएंगे, अखिलेश जी को भी आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे बताइए, कल तक जो चिरकुट थे आज आपके दोस्त हो गए, और ये चिरकुट का क्या मतलब है? देखिए, एक चीज मान के चलिए, परिवार में जब परिवार होता है, चार भाई होते हैं, चार बर्तन होते हैं, कभी कभी कुछ खटपट होती है, लेकिन बाहर वाला जैसे ही आता है वैसे ही हम लठ लेके चार भाई एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मुझे बताइए चिरकुट का मतलब क्या है? राष्ट्र के मुद्दों पर हम सब एक साथ हैं। मैंने कहा ना, हमारे आपस में अरे मैं समझ गया आपकी बात मेरे भाई, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सुन तो लीजिए, आप जवाब न देने के एक्सपर्ट हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दिए ये चिरकुट का मतलब क्या होता है? जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं कि जब हम चार भाई होते हैं, हमारे ये तो बोल चुके भाई, मुझे चिरकुट का मतलब बताइए। होगी प्यार तो, अरे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, वही कहा सुनी की बात हो रही है। आपस में कहा सुनी होगी, लेकिन तब प्यार होगा तभी तो कहा सुनी होगी ना। जब प्यार ही नहीं होगा तो बातचीत ही नहीं होगी। मुंह फुलाई कोई इधर घूमेगा, कोई उधर घूमेगा, बातचीत होगी नहीं। अगर बातचीत हो रही है, हमारे आपस में थोड़ा सा अपनी बात को कहने का, लड़ने का, यही तो लोकतंत्र है कि हम डंके की चोट पे हम गठबंधन में एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं और मजबूती से कहते हैं, और उसमें बिना निडर होकर कहने का अधिकार है। क्या एनडीए में अधिकार है कहने का? एक नेता अगर ये बात कह देगा तो दूसरे दिन उसके यहाँ क्या क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ वो विचार में आपस में का जवाब देते नहीं कभी हो सकते हैं। अरे मुझे ये तो बताइए चिरकुट का मतलब क्या है? लेकिन क्या एनडीए में ऐसी बातें जिस शब्द का इस्तेमाल आपने कांग्रेसी नेताओं के लिए किया, नहीं हो सकता। चिरकुट का मतलब क्या है अनुराग जी? देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे आपस में, अरे ठीक है ना भाई मेरे भाई, चिरकुट का मतलब तो बता दीजिए। अखिलेश जी ये शब्द कहां से लाए? इसको कहा सुनी बोलते हैं, कहा सुनी। मतलब चिरकुट का मतलब कहा सुनी समझते हैं? हमारे आपस में कहा सुनी, कहा सुनी, चिरकुट का मतलब कहा सुनी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, वो हमें कुछ कहते हैं। हमारी आपस में कहा सुनी हो सकती है, उसमें बुराई क्या है? चिरकुट का मतलब कहा सुनी है मेरे भाई। नहीं है, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, सब चुपचाप बैठे हैं अपने अपने घरों में। हम वहां वसुंधरा राजे जी को पूछा नहीं जा रहा, वो अपने घर में बैठी प्रचार के लिए नहीं निकल रही है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि दिक्कत यह है कि वहां चर्चा करेगा कौन, चर्चा करने की हिम्मत किसकी है? वो नहीं है। अब इसके लिए हम क्या कहें बताओ? आप देखो वहां पे जो आपके इतने सालों से, कम 15, 16, 17, 18 सालों से प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली थी और एक अनुराग भदौरिया ने ली हुई है कि कभी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और कभी मुद्दे पे नहीं बोलूंगा। टिकट मांग रहे, भीष्म प्रतिज्ञा, एक अनुराग भदौरिया, दोनों बिल्कुल बराबर है। अब सिंह साहब मैं पहले AK वाजपेयी जी के बाद चल जाता हूं क्योंकि आप सबसे आखिरी में बोलना चाहते थे। वाजपेयी जी क्या कहेंगे अनुराग भाई की बयान पर? चिरकुट अब दोस्त हो गए, आज दोस्त हो गए चिरकुट, फोन आ गया।
अरे उनसे पूछो कल हाजीपुर भी से बयान कौन लड़ेगा, उनसे ये तो पूछ लीजिए हाजीपुर से कौन लड़ने वाला है। अरे यार वो भी जवाब दे दूंगा, वो भी जवाब देता हूँ। हाँ देखो, हमने कल भी बयान कल भी बयान बोलते हो और बोल लो, हाजीपुर से ऐसे नहीं होता। सुनिए, हमने कल भी बयान दिया था, हम आज भी बयान दे रहे हैं कि देखो हम लोगों के राजनीतिक संस्कार ऐसे हैं कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो हम घी नहीं डालते हैं उसमें, लेकिन मजबूरी हमारी है कि हम पानी भी नहीं डाल सकते। देखिए इनके घर में क्या होगा हमको क्या लेने देना, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा घर इंटैक्ट है। हाजीपुर ये बार बार मजाक के लहजे में कर रहे हैं, ये सब जगह होता है, लेकिन सब चीज शांति से होती है। आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल देश का है, सवाल जनता का है, सवाल जो बार बार आप संविधान की दुहाई देते हो उसका है, सवाल बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हो सवाल उसका है। तो लोकतंत्र को मानना भी पड़ेगा, कोर्ट के फैसलों को मानना भी पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जब आपकी पसंद का आ जाए तो क्या तो बहुत बढ़िया है सुप्रीम कोर्ट, और जब आपकी नापसंद का हो तो आप उसको धिक्कारने लगो, तो ये नहीं चलेगा। सरकारी स्कीमें जो गरीब गुरबा के लिए सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार जो काम कर रही है उसको आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। निकालिए डिफेक्ट निकालिए, उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन खाली डिफेक्ट निकालने से तो जनता आपकी बात मानेगी नहीं, क्योंकि जनता महसूस कर रही है। अगर जनता को सुविधाएं मिलेंगी, 9 साल में दो बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो वो तीसरी बार भी बनाएगी, कैसे रोक लोगे उसका? आपने फार्मूला निकाला, एक फार्मूला निकाला आपने कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो शायद मोदी को मार लेंगे। तो इकट्ठे होना ना होना आपके हाथ में नहीं है। उसकी बेसिक लड़ाई, मैं बार बार ये बात कहता हूं, कांग्रेस के गर्व से पार्टियां निकली हैं जो छत्रप है, और लड़ाई उसमें यह है कि छत्रप खुद को सरवाइव करना चाहते हैं और कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाहती है। ये में झगड़ा है। और ये समाजवादी के बैठे हुए हैं भदौरिया साहब, कल 2 लोगों ने बयान दिए कि देखिए जी, हमारे सीटों का झगड़ा नहीं है मध्य प्रदेश में, हमारा झगड़ा ये है कि गठबंधन में चीजें साफ होंगी, यूपी में हम कितनी सीटें देंगे वो हम डिसाइड करेंगे। तो ये आपसी मतभेद है। बार बार जनता ने इस प्रयोग को देखा है, और जनता इस प्रयोग में आने के इंटरेस्टेड नहीं है। अखिलेश बाबू ने राहुल गांधी से भी किया था समझौता यूपी में, मायावती से भी समझौता किया था, क्या असर निकला उसका? खिचड़ी सरकारें अब चलने वाली नहीं है, वो प्रयोग चलने वाला नहीं है, जातिगत जनगणना का स्लोगन चलने वाला नहीं है, वो बिहार में उल्टा पड़ गया है। बिहार में वो जो ईबीसी वाले 36% हैं, वो यादवों के पीछे पड़ गए कि सीट खाली करिए। तो देखिए, हमारा सीधा मानना यह है कि मोदी सरकार ने जो गरीब गुरबा के लिए काम किए हैं, गरीब गुरबा आज भी उसी दिल से, उसी पाक साफ तरीके से मोदी के साथ खड़ा हुआ है। सीधे यहाँ से आलोक शर्मा जी के पास प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे आलोक जी के पास चलता हूँ। आलोक जी, मुझे पता है मेरे ख्याल से आप राजस्थान में इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, राजस्थान में आज असदुद्दीन ओवैसी आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई देखिए, मैं तो पिछले चुनाव लड़ा नहीं था, तो मोदी जी को पूरी सीटें कैसे मिल गई? तो राहुल गांधी और मोदी मिले हुए हैं और कांग्रेस के कारण ही बार बार जो है ये मोदी जी जीत रहे हैं। तो आलोक भाई, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या देख रहे हैं आप राजनीति आगे इंडिया की इन 5 राज्यों के बाद? आज तक आपकी बैठकें हुई है, सहमति किसी भी मुद्दे पर अभी तक बनती हुई दिखाई नहीं दी। देखिए, बैठक भी हुई है दीपक जी, और बैठक के साथ साथ सहमति भी हुई है, और सहमति ये हुई है कि लगभग 450 सीटों पर हम 1 to 1 लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी सहमति है। और बाकी बैठकें हमारी अलग अलग चल भी रही हैं। शायद मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म को अभी उचित नहीं समझता कि वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने या दर्शकों को अभी बताऊं, शायद उसका समय नहीं आया है। मैं मध्य प्रदेश में हूँ फिलहाल, मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन से हूँ, और जबलपुर शहर में मैंने देखा कि कुछ डील हो रही थी। वो आपका, क्योंकि डील के ऊपर ही काफ़ी टॉपिक था आपका, मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव जी की डील हो गई है कि अब उनके गार्ड को नहीं पीटा जाएगा और उनके गार्ड को बंदूक नहीं निकालनी पड़ेगी। बीजेपी से कोई डील उनकी हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि ओवैसी जैसे लोग जो बीजेपी की पूरी तरह से ट्यून पर थिरकते हैं, उनको पूरी उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से वो इंडिया गठबंधन में आ जाएं। इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया उनको, क्योंकि पूरे देश को मालूम है कि वो किस तरह से क्या कर रहे हैं। वो कर्नाटक में गए, मात्र 3 सीटों पर लड़े, लेकिन पूरी तरह से उनके प्रवक्ताओं को भी प्लेटफॉर्म मिला और सारी चीज़ें मिली ताकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर सकें। मुझे याद है
2 साल पहले यूपी में आए और उन्होंने कहा कि मैं योगी जी को चैलेंज करता हूं, और वहां पर 15 मिनट में एएनआई की बाइट हुई और चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो मिलीजुली कुश्ती है, ये पूरी तरह से ओवैसी जी की बातों को पूरा देश समझ चुका है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं अभी भी, वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे, अपने समाज का नुकसान करेंगे। अब बात आती है कि भाई इंडिया का गठबंधन का क्या होगा, या किस शब्द का क्या मतलब है। मुझे लगता है कि देशज और लोकल भाषा में तमाम तरह की शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, और जिस अभद्र शब्दावली का मोदी जी ने इस्तेमाल किया है, मोदी जी तो बिहार में वहाँ पर डीएनए ढूंढ रहे थे, तो मैं उन शब्दावलियों पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 महीने में 50 बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस में आए हैं इन 3 राज्यों में, और एनडीए में जो लोग 2014 में से 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर चले गई हैं एनडीए को, मोदी जी को। अभी वाजपेयी जी ने बड़ा बढ़िया बीजेपी का स्तुति गान किया, अपनी पार्टी का नाम भी लेना भूल जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि 5 सांसद थे, 5 में से 4 को तोड़कर इनकी झोपड़ी जला दी, लेकिन ये अभी भी बीजेपी का गुणगान करने में बिल्कुल पूरी तरह से मस्त हैं। जिस तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की थी, भाजपा की भी वही है। 80-20 की बात करो, शमशान कब्रिस्तान की बात करो, बिहार में चले जाओ तो जेडीयू को अपने ही पार्टनर को मारना है तो वहां चिराग पासवान का यूज कर लो। ये इनका डिवाइड एंड रूल का फार्मूला पुराना है। वो कह रहे हैं साहब ये सब कांग्रेस के गर्भ से जन्मे हैं, ये अपना दल, निषाद की पार्टी, ये पासवान जी की पार्टी, जेडीयू, शिवसेना, अकाली, क्या ये सब भी कांग्रेस के ही गर्भ से जन्मे हैं? मुझे लगता है कि एक बार विश्लेषण करना चाहिए। वाजपेयी साहब मेरे बड़े भाई हैं, दूसरों के घरों की बात कर रहे हैं ये कि साहब उसका वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। अपनी झोपड़ी को बचा लेते तो अच्छा रहता। ठीक है। और जिस तरह से आज भी सिचुएशन है पूरे देश के अंदर, पासवान जी एक बड़े लीडर हुआ करते थे, आज क्या हालत हो गई उस पार्टी की। पासवान जी इतने अच्छे मौसम वैज्ञानिक थे, शायद वाजपेयी जी ने काफी कुछ सीखा है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाने का मन है इनका, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बहुत सी डिबेट्स में अपनी पार्टी का नाम ही नहीं लेते हैं ये, बीजेपी बीजेपी, मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। अरे भाई अपनी पार्टी का भी कोई एक आध बात तो कह दिया करो पंडित जी महाराज। हम आपसे मतलब बड़े छोटे हैं आपसे, लेकिन अपनी पार्टी का भी नाम ले लिया करो, चिराग जी कम से कम खुश हो जाएंगे। वर्तमान में 5-0 होने जा रही है बीजेपी, और अगर पुलवामा नहीं होता तो 2019 में भी जिस तरह से एक पार्टी ने बेशर्मी के साथ, निर्लज्जता के साथ जवानों की शहादत के ऊपर वोट मांगा, ठीक है, मुझे लगता है कि जनता उसी समय सबक सिखा देती। और ये बात मैं नहीं, बीजेपी के इनके तमाम नेता और सतपाल मलिक तक ने कही है कि क्या क्या हुआ था। आने वाला समय फिर देखेंगे। मध्य प्रदेश में बैठा हूं, मध्य प्रदेश में 6 साल से मध्य प्रदेश पीएससी की में एक भी भर्ती नहीं हुई है, नॉट ए सिंगल वन। ठीक है, आरपी सिंह जी 5-0 होने जा रहा है, आलोक जी ने कह दिया। आलोक जी सब एक साथ मत बोलिए, एक एक मुद्दे पर आते। मैं मध्य प्रदेश पर भी आ जाऊंगा, और जबलपुर में जो हुआ पूरे देश ने देखा कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनको ही घेर लिया। चलिए, ये तो दिखता है कि हमारे यहाँ टिकट की मारोमार है, क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं। इनके यहाँ तो कोई आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कह दिया जाता है, अरे कपड़े फाड़ने तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, मेरे पास क्यों आ गए हो। और फिर एक सभा के अंदर एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी भी होती है। सांकेतिक तौर पर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े गए भोपाल में। मांग रहे थे आपने तस्वीरें देखी नहीं होंगी, मैं भेज देता हूँ आरपी भाई। सांकेतिक तौर पर आज दिग्विजय और जयवर्धन दोनों के कपड़े फाड़े गए, और ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते। जी मुझे पता है, अपडेट दे देता हूं आपको। जी वो सब जी मुझे, मैंने देखी, उसी पे आ रहा था मैं अगला विषय कि वहां पर ये नहीं कि ये कोई सिर्फ आपस में कोई छीटाकशी हो रही है, ये असल में अंदर से खींचातानी हो रही है, और दिख रहा है कि किस प्रकार की खींचातानी है। और अभी ये कह रहे थे कि आप एक चिरकुट का उत्तर मांग रहे थे, मैंने उस बीच में गूगल सर्च मारकर पढ़ा, सस्ता, गंदा, मूल्य रहित, घटिया और बेवफा। अब इसमें से कौन सा शब्द अखिलेश यादव जी कमलनाथ के लिए कह रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और फिर इस समय अनुराग जी किस प्रकार से उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी बता सकते हैं। और हाँ सॉरी, अखिलेश नहीं, विखिलेश जी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, सब सुधार कर लेता हूँ, उनका नया नाम विखिलेश हो गया है। तो असल में क्या है कि ये
जो 24 का चुनाव आते आते बहुत कुछ फुटाइल होगी। अभी आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही है। जरा आलोक जी से पूछिए, इनके 5 विधायक जेल में हैं वहां पर पंजाब के अंदर, इनके पूर्व के मुख्य उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, और किसने डाले? आम आदमी पार्टी ने जेल में डाले, उनसे चक्की पिसवाई जा रही वहां पर जेल के अंदर। तो वहां तो एक अक्षर नहीं बोलते। इनके वहां के बाजवा साहब कह रहे हैं कि इनके आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनसे संपर्क में है, वो जिस दिन चाहेंगे तोड़ लाएंगे और जिस दिन चाहेंगे सत्ता पलट कर देंगे। वो कह रहे हैं कि बस मैं इंतजार कर रहा हूं कि हम जो अगला चुनाव आएगा हम चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ लेंगे, चुनाव हम लड़ लेंगे अपना 13 के 13 सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे, उसका 32 के 32 विधायक छोड़कर आम आदमी पार्टी के ले आऊंगा और सरकार हम बना लेंगे। ये बाजवा साहब का बयान है। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, शब्द याद है? भाई साहब, चक्की सिंह, चक्की पीसिंग, मैंने आप अनुराग जी मैं आपको टोकते, अरे विकलेश पार्टी के प्रवक्ता जी, अरे विकलेश पार्टी के प्रवक्ता जी, मंत्री बन गए। आपके नेता ने कहा कि मेरे पार्टी के लोग वहां पर भीख का कटोरा लेकर खड़े थे, भीख का कटोरा लेकर खड़े थे, भीख का कटोरा कमलनाथ जी के सामने भीख का कटोरा लेकर गए थे। कमलनाथ जी ने भीख डालने से मना कर दिया। मंत्री बनेंगे, याद है ना आपको? क्या कहा भी उन्होंने? मंत्री बनेंगे, विकलेश जी ने मंत्री बनेंगे, भीख के कटोरे में भीख डालने से मना कर दिया। करते हो भाई, कमाल की बात ये इनसे पूछो, आलोक जी से पूछो, हालत होगी। अपनी चिंता नहीं कर रहे, इंडिया गठबंधन की चिंता कर रहे हैं। अरे भैया अपनी चिंता करो, आपके नेताओं की चिंता कर लो, आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं। दीपक भाई अब ये बोल नहीं पाएंगे सारी डिबेट में, मैं तय कर रहा हूँ। नहीं, ये आपने रूल तय करिए, सारी डिबेट में बोल नहीं पाएंगे। इनसे पूछो भीख मिल गई इनको कमलनाथ से? अरे शर्म करो। अरे उस चिरकुट के नेता से आपको भीख मिल गई, शर्म आनी चाहिए। मुलायम सिंह जी के नाम पे शर्म आनी चाहिए थी आपको। भीख का कटोरा लेकर चले गए, दे दाता के नाम पे, दे मुलायम सिंह के नाम पे, अरे दे दो बाबा धान दे दो, हमको 6 सीटें दे दो, कटोरा लेकर खड़े रहे। कमलनाथ ने मुंह पे थूक दिया आपके मुंह पर और बोला कौन आपको, बोला कौन अखिलेश? शर्म नहीं आई ना आपको? अरे तो मैं कह रहा हूं ना, मैंने आपको जवाब तो दिया। आपको हमारी अगर इतनी चिंता है तो हमारे साथ आ जाइए ना। आप हमारे साथ तो आते नहीं है। आपको चिंता जनता की होनी चाहिए। किसको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए? जिसने कहा था कि हमारे जो सरकार सपने दे रही थी किसानों को, जो सरकार सपने दे रही थी युवाओं को, जो सरकार सपने दे रही थी महंगाई कम करने की, जो सरकार सपने दे रही थी सरकार सपना दे रही थी भारत बनाने की, जो सरकार सपना दे रही थी कि हम आएंगे तो हटाना पड़ेगा। क्या हुआ बुआ भतीजे का? ऐसा ना करो ना, ऐसा ना करो, थोड़ा संयम रखा करो अनुराग, थोड़ा संयम। मुंह पे थूक दिया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए। मैंने तो कुछ तो शर्म करो। मैं तो अभी भी उनका तरसरी कर रही हूं, आपके मुंह पे थूक दिया ये कहकर कौन अखिलेश? मैं टाइम नहीं बर्बाद करता, सीधे आलोक जी के पास जाता हूं। दानिश जी भी मेरे साथ है। आलोक जी मेरे को इस सवाल का जवाब आप दीजिए। ये कह रहे हैं कि देखिए, आरपी भाई का कहना है कि देखिए कितने कॉन्ट्रडिक्शन है। 5 नेता आपके जेल में बैठे हुए हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उनके साथ आप कर रहे हैं गठबंधन इंडिया में। देखिए, मुझे लगता है कि हमने बार बार दीपक जी इस तरह की घटनाओं का विरोध किया है, और जिस तरह से धाराएं लगाकर बीजेपी से ही वो आम आदमी पार्टी सीखी है कि ऐसी धाराएं लगाओ, सबूत हो ना हो आप जेल में रखे उनको, और वही आम आदमी पार्टी से हमारा सख्त विरोध है और आधिकारिक तौर पर विरोध है। तो उसी के साथ समझौता करोगे कि आज देश के अंदर उसी के साथ समझौता करेंगे ना? जिस तरह से हार रही है ना, अरे आलोक भाई, बड़े भाई उन्हीं के साथ समझौता करोगे, कोई शर्म नहीं आएगी? सुनिए ना, आप सबके बीच में बोलते हैं। नहीं आलोक भाई, आप उन्हीं के साथ समझौता करेंगे ना? आपकी सिंह साहब, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। दीपक भाई इनको शांत कीजिए ना भाई जरा, गलत बात है दीपक भाई। नहीं दीपक भाई मैं चुप रहूंगा। अरे शांत क्या? अरे उन्हीं के साथ आप समझौता करेंगे जिन्होंने आपके 5 लोग जेल में डाल दिया। देखिए, बहस होनी चाहिए। 8 बजे का शो है, दीपक चौरसिया जी का शो है। आलोक जी बताइए, अब आप बताइए कि इतने कॉन्ट्रडिक्शन के साथ गठबंधन कैसे चलाएंगे, लड़ेंगे कैसे? देखिए, मुझे लगता है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और कुछ मुद्दों को लेकर हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन बहुत मजबूत है।
और आप ये देखिए कि बीजेपी का त्राहिमाम इतना ज़्यादा है कि जिन पार्टियों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हैं वो पार्टियां भी आपस में साथ मिलकर चाहती हैं कि बीजेपी जिसने देश का बेड़ा गर्क किया, जिसने फॉरेन पॉलिसी हो, सोशल पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, सबका बट्टा बटा दिया। और आरपी सिंह साहब की तो भाषा ही बता रही है, मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल इस डिबेट में कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरी तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है, बीजेपी हार मान रही है। मुंह पर थूक दिया, अरे भाई लू भर पानी, भीख का कटोरा, मतलब ये शब्द हैं क्या आपके? शोभा देते हैं कि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता को 8 बजे के बीजेपी के दीपक चौरसिया जी के शो में? भाई चिरकुट क्या होता है बताकर जाइएगा। उत्तर भाई चिरकुट का अर्थ क्या होता है बताकर जाइएगा। मैंने सुना है आपका चिरकुट का अर्थ क्या होता है। मैं तो जो चिरकुट बोला था वो चिरकुट को आगे बढ़ाया था मैंने तो। देखिए मैं तो चिरकुट शब्द को आगे बढ़ाया था। आप किस कैटेगरी में आते हो जरा बता दीजिए। आप सस्ते हैं, फिर आप बीच में बोलने लगे। मैं बड़ी शांति से बात कर रहा हूँ आरपी सिंह साहब, आप फिर बीच में बोलने लगे। ये चिरकुट के 5 अर्थ हैं डिक्शनरी पे, उन 5 में से आप पे क्या लागू होता है बता जाइएगा। आप अब हमें कह रहे हैं आप अखिलेश बोलने दीजिए ना आरपी भाई, बोलने दीजिए, उनकी बात क्या लेने दीजिए आरपी भाई, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए आलोक भाई। नहीं मुझे सबक सिखाने अपनी बात का मीनिंग समझना हो ना, मैं बताता हूँ सिंह साहब को बताता हूँ। चिरकुट का मीनिंग अगर सिंह साहब आपको समझना हो ना तो शाम के टाइम बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा देखा करें, बस वही चिरकुट होते हैं। आप समझिएगा, फिर मीनिंग सही से आपको पता चल जाएगा वो किस किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट चिरकुट का मतलब पता चल जाएगा। वापस आते हैं, मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी, मैं आपको बेवफा नहीं होता बीजेपी के लोग, बेवफा कांग्रेस के लोग होते हैं, बेवफा कांग्रेस के लोग होते हैं। अरे भाई सुनिए ना, आप तो सिंह साहब कहाँ डिबेट को ले जा रहे हैं? सस्ते में कांग्रेस के लोग देखते हैं, सस्ते में कांग्रेस के लोग देखते हैं। मैं फिर कहूंगा आज भी दीपक जी हालत ये है कि मोदी जी 54 मिनट का भाषण देते हैं मध्य प्रदेश में जाके और 51 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं और यहाँ पर भी अपनी बात नहीं करते। अभी एक अच्छी खबर आई है बीजेपी के लिए। अरे भाई सुनिए ना भाई, मैंने बता दिया आपको चिरकुट का क्या मीनिंग होता है। शाम की डिबेट्स देखा करें, आपके प्रवक्ताओं को देखा करें, आपको समझ आ जाएगा चिरकुट क्या होता है। जोड़ लो अपने साथ। मैं दीपक भाई इनको शांत कीजिए ना, किस तरह की तो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ये, आप सस्ते हैं है ना। इनको कहिए शांत रहें या मैं शांत हो जाता हूँ। ये क्या है क्योंकि आपको लेकर कहा कि हम चिरकुट नेता से हमारे हम चिरकुट के मुंह नहीं लगेंगे, वो आपके मुंह नहीं लगना चाहते। देखिए मैं भी जो है ना किसी भी चिरकुट के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, मेरा ये मानना है। पर आप तो लग गए ना, जो चिरकुट बोल रहे थे उनके गले लग गए आप अखिलेश जी के। क्या आलोक भाई, देखिए कितनी मासूमियत से मुस्कुराते हैं दीपक जी। एक बहुत अच्छी खबर अभी बीजेपी की एक बहुत अच्छी खबर आई है। इनके एक बहुत बड़े लीडर थे चंबल संभाग में, मुरैना में, रुस्तम सिंह, अभी बीजेपी छोड़कर चले गए वो, और सुनने में आ रहा है बसपा ने उनको टिकट भी दे दिया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने घर को संभाले। हर दिन हर जिले में से 1-2 बड़ा लीडर इनको छोड़कर जा रहा है। राजस्थान में हालत यह है कि इनके 20 लीडर हमारी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी नेत्री जो हैं वो पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार दिख रही हैं, ऐसा जनता मान रही है। तो मुझे लगता है कि आज वसुंधरा जी की बात कर रहे हैं, आपको मदद कर रही हो। हमारी मैनिफेस्टो आ गए हैं, मैनिफेस्टो में जो बातें रखी हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। आज ऐसा लगा आपका प्रोमो देखकर भी कि बीजेपी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। चुनाव कांग्रेस लड़ रही है या ओवैसी लड़ रहे हैं या अखिलेश जी लड़ रहे हैं, बीजेपी कहीं है ही नहीं, और लग भी ऐसा ही रहा है। आप क्षेत्र में जाके निकलिएगा, बीजेपी के यहाँ पहले हमने कभी नहीं देखा दीपक जी, जिस तरह से विरोध अब हो रहा है। बीजेपी को पार्टी विद डिफरेंस माना जाता था, लेकिन आज हालत यह है कि जबलपुर में इनके युवा मोर्चे के जो 2 बार अध्यक्ष रहे उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं लोग। किस तरह से विरोध हो रहा है हर जगह पर, जो आरएसएस का गढ़ है वहां पर विरोध हो रहा है। कांग्रेस में इस तरह की चीजें दिखती थी क्योंकि कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी के अंदर आते हैं, लेकिन जिस तरह का विरोध यहां पर लग रहा है, अब सबको समझ आ गई है कि किस तरह से तमाम लोगों को कहीं से कहीं बैठाइए, किसी को कहीं लड़ाइए। आज जिस तरह से तमाम वक्तव्य आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के कि जी मैं तो गणेश जी को कह रहा हूं कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था। दिया कुमारी ने भी कहीं पर कहा कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूं, मैं तो सांसद थी। तो ये देश के साथ भी धोखा है।
आप कहीं ना कहीं चेहरों को बदलकर गुमराह करना चाहते हैं देश की जनता को, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। 5-0 होगा बीजेपी के लिए और कांग्रेस 5 राज्यों में जीत रही है। तेलंगाना में आज हालत यह है कि केसीआर की हालत खराब है। आज आप बताइए ना, आपका मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो कहां है? हमारा मैनिफेस्टो आए 1 हफ्ता हो गया। आप जनता के लिए क्या करेंगे, क्या किया है, उस पर कोई बात नहीं। डबल इंजन की सरकार और इंजन का ड्राइवर का पता ही नहीं कौन सा है। उनको भी उतार के बाहर उतार दिया, छोड़ दिया रास्ते में, खेतों में छोड़ दिया शिवराज सिंह चौहान जी को। वो कह रहे हैं मैंने 18 साल इतना अच्छा काम किया। मोदी जी ने उनको भी रास्ते में उतार दिया। नेत्री का नाम नहीं बताया लोग भाई। बीजेपी की कौन सी नेत्री आपको अंदर से सपोर्ट कर रही है? नाम बताइए ना, खोल दीजिए आज। अरे भाई वो तो या बीजेपी का नाम तो हमारे सिंह साहब, हमारे बड़े भाई हैं आरपी सिंह साहब, वो बताएंगे बीजेपी की एक बड़ी नेत्री है, वो कांग्रेस को अंदर सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, वो सिंह साहब को भी पता है, करिए जरा, सिंह साहब को भी पता है। आलोक भाई जरा हिम्मत करिए ना। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 20 लीडर ऐसे हैं बीजेपी के, बोल के जाइएगा। देखिए ये बेकार की भाषा आपको इस उम्र में शोभा नहीं देती। माँ का दूध जिस दिन देखोगे ना, उस दिन तो शेरनी का बच्चा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं मर्यादा में रहता हूँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मैं शेरनी का बच्चा हूँ मैं, लेकिन शेर भी जो होते हैं ना वो मर्यादा में रहते हैं, और गीदड़ जो होते हैं ना हमेशा वो मर्यादा तोड़ते हैं। अरे चिरकुट नाम लेके जाना, नाम लेके जाओ, हिम्मत है तो। मैं चिरकुटों के मुंह नहीं लगना चाहता। अगर हिम्मत है तो नाम लेके जाओ। इस उम्र में शर्म नहीं आती इन लोगों को, किस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। ये इनका अहंकार बोल रहा है दीपक जी, और जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता इनको सबक सिखाएगी। राजस्थान में भी इनकी नेत्री हमें मदद कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 10 नेता इनके बड़े बड़े हमारी मदद कर रहे हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हमारी पार्टी में आ गए हैं। लेकिन हम जो हैं, हम गीदड़ों के मुंह नहीं लगते, हम शेरों के बच्चे हैं। हम शेरों के बच्चे हैं, हम गीदड़ों के मुंह नहीं लगना चाहते। आगे चलते हैं। गीदड़ हमेशा मर्यादा तोड़ते हैं, आगे निकलते हैं। शेर मर्यादा नहीं तोड़ते, ठीक है ना। मैं फिर कहूंगा, शेर कभी भी गीदड़ों के मुंह नहीं लगते। मैं तो नाम ले रहा हूं, अगर अपनी माँ का दूध पिया तो नाम लेके जाना। मैं फिर कह रहा हूं, शेर कभी भी, शेर के बच्चे कभी भी गीदड़ों के मुंह नहीं लगते। और आरपी सिंह साहब उम्र का ख्याल किया करें आप, किस शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं आज पूरे डिबेट में। यह आपकी बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी में आपकी हालत चिरकुट जैसी हो गई। अरे चिरकुट, मुझे लग रहा है बीजेपी में आपकी हालत चिरकुट जैसी हो गई है, जो इस बुढ़ापे में आप इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हालत है इनकी? ये कुछ भी, और शब्दों पे लगाम दीजिए नहीं, शब्दों का भंडार मेरे पास भी है। कुछ भी बोल जाएंगे, सोच लेंगे, चल जाएगा। मुझे लग रहा है आरपी सिंह साहब का चिरकुट वाला हाल हो गया बीजेपी में। आलोक भाई कितना झूठ बोलोगे? आपकी नेता अब प्रियंका वाड्रा झूठ, अरे भाई हम तो झूठ बोलने की बात ही नहीं कर रहे। अब बोलो, हम तो केवल मैं आगे नहीं कर रहा हूं। मैं दानिश कुरैशी तक अभी तक नहीं किया। दानिश कुरैशी जी, आप पर एक गंभीर आरोप है कि आप बीजेपी का काम आसान करने के लिए चुनाव करने जाते हैं। बताइए दानिश क्या कहेंगे? अच्छा आलोक भाई, आरपी सिंह साहब, दोनों बड़े लोग हैं, दोनों वरिष्ठ हैं, मेरे मित्र हैं, ना झगड़े। दानिश कुरैशी, दोनों नेताओं से कहिए कि आप छोटे लोगों की भी बात। सबसे पहले तो मैं आज जो है दीपक भाई रीक न्यूज के लिए ताली बजाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बात कही है बहुत जबरदस्त बात कही है। मुझे लगता है कि पूरे देश को, पूरे समाज को इस बात को समझने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आपके यहाँ प्रवक्ताओं को भी, मतलब जो जिस पार्टी के लिए आरोप लगाया जा रहा है उनके प्रवक्ताओं को भी स्पेस दी जाती है, उनके नेताओं को भी स्पेस दी जाती है। ये स्पेस ना भारतीय जनता पार्टी ने दी थी ना कांग्रेस ने तो दिया ही नहीं। कांग्रेस ने तो 70 सालों के अंदर में जो दिया है उसका हिसाब मांगने बैठेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। दूसरे नंबर की बात, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, हमें आरोपों की ही बात करेंगे। देखिए उनके पास कितने सारे लोग हैं, मुझे ये बता रहे, अभी ये बता रहे हैं कि जो इनके पास है, कोई राजस्थान के अंदर में कोई एक नेता है, वो इनके पास है। हाँ, हमारे ऊपर आरोप है कि ये उनका समर्थन कर रहे हैं। इतना सारा समर्थन होने के बावजूद भी फिर भी अगर कांग्रेस की परिस्थिति आप देखने जाए तो आप देख लीजिएगा कि मैरी गो राउंड है वहां पर। गुजरात की अगर बात की जाए तो इतने साल हो गए। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जो हैं वो वायनाड जाके चुनाव लड़े थे, क्या ओवैसी साहब लड़ने गए थे?
बताइए। तो हम गए थे वहां पर। सवाल यह है कि पूरे देश के अंदर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी जगहों पे चुनाव लड़ी, बताइए क्या परिणाम है उसके। सवाल यह है कि आप अगर बात कर रहे हैं 2014 के चुनाव की, सबसे पहली बार जब मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी उसमें प्रधानमंत्री के तौर पे जीत के आए, आप शायद भूल चुके होंगे कि 117 लोग ऐसे थे जो पहले कांग्रेस के साथ या उसके अलायंस के साथ थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के जाके मेंबर हो गए। तो आप बताइए क्या अलग है, क्या ओवैसी साहब ने क्या गलत कहा उसमें। वही तो कह रहे हैं कि आप एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी तुम खेलो कभी तुम खेलो। तो अब ये जो खेल है, मुझे लगता है कि इसमें दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी, ये तमाम जो है वो इनकी पॉलिटिक्स समझ चुका है। आज पहला मैंने अपनी अब ओवैसी साहब बोलते हैं कि राहुल गांधी दुकानदार हैं, प्रधानमंत्री चौकीदार है, तो मैंने भी आज चुनाव की दुकान नई खोली है, चुनावी चर्चा, चुनाव पर चर्चा 24 की। तो दानिश भाई बोनी कर दी आपने, आगे इस पर और बात होती रहेगी। आलोक भाई भी जवाब देंगे, सरदार आरपी सिंह भी जवाब देंगे।